अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग CS101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में अपनी पढ़ी हुई है। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ी है तो आपने इन सारी डेफिनेशंस को एक मरतबा पहले पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी तो आप सिर्फ ये जो हाईलाइटेड मटेरियल है ये आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग मॉड्यूल 3 पे रहें तो हमें यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास सर्च इंजन्स का। तो सर्च इंजन्स का आपको पता होना चाहिए क्या आते हैं। आपसे सर्च इंजन्स के नेम पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सर्च इंजन है। बहुत सारे सर्च इंजन है जिनके 3 के नाम यहाँ पर लिखे हैं, गूगल, याहू, MSN। इसके अलावा डक डक गो आ जाते हैं सर्च इंजन्स के अंदर। और भी कई सारे सर्च इंजन है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टैग करना हो अपनी सर्च के अंदर तो आप किस तरह करेंगे, कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, आप उसमें @ यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो वाइल्ड कार्ड्स हैं हमारे पास उसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, उसके लिए हम स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टैटिक लगाते हैं। अगर हमें कोई कंप्लीट प्रोवर्ब चाहिए हो, हमें हाफ पता है प्रोवर्ब, तो हम उसके स्टार्ट में क्या लगा देंगे, स्टैटिक लगा देंगे। तो जो हमारा सर्च इंजन होगा वो हमें क्या करेगा, कंप्लीट उसका प्रोवर्ब बता देगा। मॉड्यूल 6 में हमारे पास है कि सर्चिंग विद इन रेंज। इसमें से पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुख्तलिफ टाइम्स में। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ कि लैपटॉप PKR यानी कि लैपटॉप की प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 25,000 रुपीज़ है से 35,000 रुपीज़। अब पूछा ये जाता है कि ये दो प्राइसेस देकर पूछा जाता है कि अगर हम उस चीज़ को गूगल पर सर्च करें तो हमें आगे से आउटपुट क्या मिलेगी। तो गूगल बेसिकली क्या करेगा कि 25,000 से लेकर 35,000 तक इस रेंज के अंदर अंदर जितने भी लैपटॉप होंगे वहाँ पर वेबसाइट्स पर उनकी हमें लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और हो गया, इस तरह के ये जितने भी गेट्स हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी आपको ट्रुथ टेबल भी बनाने आने चाहिए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है जो यहाँ पर टिल्ट के बारे में। टिल्ट बेसिकली क्या करता है, आप टिल्ट का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। आगे इन टाइटल और ऑल इन टाइटल, इसके बारे में आपसे लाजमी पूछा जाएगा या MCQ में पूछा जाएगा या आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा पेपर में। इसके अलावा मॉड्यूल 9 के अंदर इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। या आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें डेंजरस है सर्च करने के लिए, जिसके अंदर प्रेशर कुकर बम आ जाता है, अटैक, सुसाइड बॉम्ब्स आ जाते हैं, इस तरह किलिंग एनिमल्स, पॉइजन, अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। फ्री म्यूज़िक हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों, हमें कोई भी अगर हम चीज़ लिखते हैं सर्च इंजन पर और साथ में लिख लेते हैं फ्री डाउनलोड या फ्री लिख देते हैं तो उस तरह की सर्चेज़ हमें अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फ्री चीज़ें जितने भी इंटरनेट पर मौजूद है उनमें कहीं ना कहीं हद तक छोटा मोटा भी वायरस शामिल होता है। इस वजह से हमारा जो सिस्टम है उन फ्री चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा मॉड्यूल 10 में अगर देखा जाए तो जो एबाकस है, एबाकस किसने ईजाद किया, किस सदी में ईजाद किया, ये चीज़ें MCQ में पूछी जाएंगी आपसे। अगर पूछा गया तो इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आएगा। पंच कार्ड किसने बनाया, किस डेट, कौन सी डेट थी, उसका नाम क्या था बंदे का जिसने बनाया। और इसके अलावा जो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं जैसे ENIAC लिखे, इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं MCQ के अंदर। जैसे यहाँ पर है ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये किसने बनाया था, जॉन मॉशले ने बनाया था एंड J प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। इसके अलावा जो ENIAC की यहाँ पर फैक्ट शीट है लिखी, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि उसका साइज़ कितना था, कितनी जगह घेरता था, 1800 स्क्वायर फीट। और उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब कितनी लगी थी, 20,000 लगी थी। रिलेज कितनी थी, 1500। कैपेसिटर कितने थे, रजिस्टर कितने थे, उसका वेट कितना था, प्राइस कितनी थी, पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी थी और डॉलर्स में कितनी थी। इनको भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरह IBM जो था PC वो कब लॉन्च हुआ था, 1981 में हुआ था। जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट की गई हैं ये बेसिकली आप सिर्फ अगर इन्हीं को कर लें, बाकी कोई चीज़ ना करें, सिर्फ इन्हीं को कर लेंगे तो 4 CGP कहीं नहीं गई। अलावा जो यहाँ पर टेबल है हमारे पास कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। ये आपको टेबल पूरा याद होना चाहिए। टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से। 8 को किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 64 को किस तरह कर सकते हैं, आपको वैल्यूज़ चेंज करके पूछी जाएंगी वहाँ पर। अब आपको 4 बिट के और 3 बिट 2 बिट के ये आपको टेबल बनाने आने चाहिए। आपको वहाँ पर बोला जा सकता है, आपको वैल्यू पूछी जा सकती है कि जैसे 001 की वैल्यू देकर आपसे पूछेगा कि इसकी हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू है, तो आपको फिर वहाँ
पर पता होगा कि 1 होगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रैम और उसकी टाइप्स। रैम क्या होता है बेसिकली? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डी रैम और एस रैम। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीड टाइम क्या होता है, रोटेशनल डिले क्या होता है और एक्सेस टाइम क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी फुल फॉर्म्स आ रही हैं जैसे DVD हो गया, वर्सटाइल डिस्क, BD हो गया, ब्लू रे डिस्क, और CD हो गया कम्पैक्ट डिस्क, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। CD का जो हमारे पास होती है बेसिक CD, उसका साइज़ क्या होता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितने GB तक या MB तक या KBs तक अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी स्पीड क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जितनी भी ये फुल फॉर्म्स आ रही है ना, एब्रीविएशन है, ये नहीं छोड़नी। SSD किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क। इस तरह SD खाली के किसे कहते हैं, इसको डिजिटल मेमोरी कार्ड्स। और इसी तरह SD की आगे 2 टाइप्स हैं, SDHC और SDHC। SDHC मतलब हाई कैपेसिटी और SDHC यानी कि एक्सटेंडेबल कैपेसिटी। इस SDHC का साइज़ कितना होता है, 32 GB, और इसी तरह SDHC का साइज़ होता है 1 TB तक होता है। पेज नंबर 64 पर है यहाँ पर ये जो 2 टेबल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। किस तरह? आपको एक वैल्यू दी जाएगी, जैसे आप इस तरह आपको 58 अगर वैल्यू दी जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी बाइनरी में वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 58 किन किन चीज़ों को ऐड करके बनता है इस टेबल के मुताबिक। अगर हम 32 + 16 + 8 और +2 को ऐड करें तो हमारे पास टोटल वैल्यू बनती है 58। अब जिन जिन हमने डिजिट्स को ऐड किया उनके नीचे हम लिख देंगे 1। जैसे 32 + 16 + 8 + 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 58 बना टोटल। तो इधर हम क्या कर देंगे, 1 लिखेंगे 2 के नीचे, 8 के नीचे 1 लिखेंगे, 16 के नीचे 1 और 32 के नीचे 1। इसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज़ होंगी इसी लाइन के अंदर उनको हम ज़ीरोज़ लिख देंगे। तो हमारे पास बेसिकली 58 की जो बाइनरी वैल्यू निकली वो हमारे पास क्या निकली, 00111101। लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था मॉड्यूल 29 है जो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है कि एक लॉसलेस टेक्निक होती है, एक लॉसी टेक्निक होती है। लॉसलेस वो होती है जिसके अंदर हमारा जो डाटा है वो अगर कंप्रेस कर भी लिया जाए तो उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होती। लेकिन जो लॉसी टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम डाटा को कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो डाटा की क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसकी आगे टाइप्स बताई गई हैं, हफमैन कोड्स और डेविड हफमैन। इसके बारे में MCQ पूछा जाएगा आपसे। ये जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं में से MCQ आएगा, इनसे बाहर MCQ नहीं आएगा कोई भी। मॉड्यूल 32 के अंदर अगर हम आए तो CPU के जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक है AI यूनिट यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट CU, और एक RU रजिस्टर यूनिट है। ये तीनों की तीनों टाइप्स इसकी लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं। इस तरह रजिस्टर की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास जनरल पर्पज़ रजिस्टर और एक होता है हमारे पास स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर। बेसिकली जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर है वो क्या करता है, अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है टेम्परेरीली, और जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है वो अपने अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो अगर आपसे इन दोनों में डिफरेंस या इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आप सिर्फ इतनी ही चीज़ लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर उसके मिल जाएंगे। पेपर आप लोगों का बाकी बहुत ज़्यादा इजी आएगा। जितने भी अगर सब्जेक्टिव टाइप की बात की जाए तो पहली बात उनमें चॉइस होगी आपको एक एक क्वेश्चन की, तो आपको जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा आता हो वो अटैम्प्ट करें। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन के बारे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिख देंगे तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, आपका लिखा हुआ मटेरियल ज़ाया नहीं जाएगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना, बेशक वो अगर एक्स्ट्रा में भी आ रहा है और आपके पास टाइम मौजूद है तो आपने उसको भी अटैम्प्ट करना है। आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में या आपको उसके बारे में हाफ नॉलेज है, आपको जिस तरह भी वो क्वेश्चन समझ में आए आपने उसे अटैम्प्ट लाजमी करना है। आपने कोई भी MCQ या शॉर्ट ये सोच कर के ये एक्स्ट्रा में है इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग आए मॉड्यूल 37 पर तो ये भी हमारे पास शॉर्ट और MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये वाला टेबल। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो MCQ में बार बार चीज़ आती है वो आती है C000। जो C000 वैल्यू है ये इसको किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, इसकी ट्रांसलेट हमें करते हैं हाल्ट में। जो आपका हाल्ट ऑप्शन होगा वो आपने करेक्ट मार्क करना है। इसी तरह हमें इनकोडेड इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 16(6)D हमें पूछा जाता है कि इसके अंदर लोड रजिस्टर की वैल्यू कौन सी है और इसके अंदर मेमोरी एड्रेस, बेसिकली ज़्यादातर मेमोरी एड्रेस के पूछा जाता है। तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे 15(6)C में लास्ट के 2 कौन से आ रहे हैं हमारे पास 6C आ रहा है, तो इसमें जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या होगा, इनकोडेड इंस्ट्रक्शन का 6C होगा। इस तरह इसके अंदर 6D होगा,
इसके अंदर कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है क्योंकि लास्ट पर कोई भी करैक्टर नहीं आ रहा हमारे पास, सारे के सारे क्या डिजिट्स हैं। इस तरह इसकी बात की जाए तो इसमें मेमोरी एड्रेस क्या होगा हमारा 6E होगा। ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मॉड्यूल 38 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट वाइज ऑपरेशन है इसके अंदर, एंड और एक्सपोर। आपको इस यही वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, वैल्यूज़ आपकी चेंज भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं। तो जैसे एंड में क्या आता है, एंड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे 1 में 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 0, 1 को 0 किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को। इस तरह और के अंदर हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ऐड किया था मल्टीप्लाई, तो और के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। जैसे 0 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 0 किया 0, 1 में 1 किया तो 1 आता है, बेसिकली 2 आता है। लेकिन हम लोग जब बाइनरी एडिशन करते हैं तो 1 + 1 = क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एक्स और की, तो एक्स और में क्या था हमारे पास कि जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी उनका हम आउटपुट क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी डिफरेंट उनका हम 1 निकालेंगे, और जो सिमिलर होंगी उनका 0 आएगा। जिस तरह 0 और 1 डिफरेंट वैल्यूज़ थी तो इसका क्या है हमारे पास 1, 1 और 0 डिफरेंट थी तो 1 आया। 0 और 0 सिमिलर आ गई वैल्यूज़, दोनों इनपुट सिमिलर हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी इसकी 0। 1 और 1 दोनों सिमिलर थे, इसी तरह आए हमारे पास यहाँ पर आउटपुट 0। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है मॉड्यूल 48, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो एक यूज़र अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए अपने पीसी के अंदर या सिस्टम में इंस्टॉल करता है अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमने अपने पीसी के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल किया होता है। अब जब हम लोग विंडोज़ करते हैं वो हमारे पास प्री इंस्टॉल तो नहीं ना होता, हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी आसानी के लिए उसको इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह हम लोग बाद में जितने भी सॉफ्टवेयर्स अपने इस्तेमाल के लिए इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इसके अंदर अगर इसकी एग्जांपल्स देखी जाए तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जिसके अंदर PC गेम्स आ जाते हैं। जितने भी हमारे पास गेम्स हैं वो गेम्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह अब हमारे पास मोबाइल की बात करें या हम लोग लैपटॉप की बात करें तो एक ऐप होती है, कैमरा ऐप होती है। तो जब हमने कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया तो बेसिकली हमारे जो सिस्टम का हार्डवेयर था, एक कैमरा जिसका नाम था, वो क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, सिस्टम के हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। इसी तरह मॉड्यूल 51 है हमारे पास, इसके अंदर है बूटिंग। बूटिंग की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बूटिंग बेसिकली क्या होता है, तो बूटिंग क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस क्या करता है, जैसे ही हमने पीसी को टर्न ऑन किया तो वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रोम से उठाकर किस में रख देगा, रैम के अंदर रख देगा, मेन मेमोरी के अंदर रख देगा। जहाँ पर बात आए मेन मेमोरी की या रैम की, तो दोनों का मतलब सेम होता है। अगर रैम की बात की जा रही है, रैम और रोम में क्या फ़र्क है, बेसिकली क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली। अगर हम रोम के अंदर कोई चीज़ सेव कर दें तो वो अगर हम पीसी को टर्न ऑफ भी कर दें तो जो भी वो हमारी फ़ाइल होगी, जो डाटा होगा हमारा, वो उसके अंदर सेव पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें रैम की, तो रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि अपने अंदर चीज़ों को टेम्परेरीली स्टोर करती है। जैसे बेसिकली अब मैंने ये WPS ऑफिस ओपन किया हुआ है तो ये पीछे बैकग्राउंड में किस मेमोरी में ओपन है, रैम के अंदर ओपन है। जैसे ही हम इस पीसी को टर्न ऑफ कर देंगे तो उसी तरह ही हमारी जो रैम होगी वो डाटा सारे के सारा क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो जो भी चीज़ बैकग्राउंड में रन हो रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इस तरह मॉड्यूल 59 की बात की जाए तो हमें नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, यानी कि पैन है, लैन है, मैन है और वैन। इनकी आपको एब्रीविएशंस पता होना चाहिए। पैन बेसिकली कौन सा नेटवर्क होता है जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है उसके अंदर जितने भी लैपटॉप या मोबाइल्स पड़े हैं तो वो किस नेटवर्क के आएंगे, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएंगे। सर अगर वैन की बात की जाए जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, बेसिकली एक सिटी का दूसरे सिटी से जो होगा कनेक्शन नेटवर्क का, वो बेसिकली किस में आएगा, वैन के अंदर आएगा। इस तरह ये जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं आप एक मरतबा इनको रीड कर लीजिएगा। यहाँ से सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जो हाईलाइट हुआ बेसिकली आप वो पढ़ लें, वो इनफ है। 61 में देखें तो रिपीटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, इनके यूजेस आपको बताना चाहिए। मॉड्यूल 63
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं आपसे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है। क्लस्टर कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आ जाती है कि हम रिमोटली अपने डाटा को किसी सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम बात करें आजकल गूगल ड्राइव की बात करें, मीडिया फायर की बात करें, तो ये बेसिकली साइट्स क्या करती हैं कि हमारे डाटा को, यूज़र के डाटा को क्या करती हैं, रिमोटली किसी सर्वर पर अपलोड कर देती हैं। तो यूज़र जब भी चाहे उसी डाटा को उस सर्वर से एक्सेस कर सकता है। मॉड्यूल 64 है हमारे पास, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इसकी टाइप्स कितनी है, टायर 1 ISP, टायर 2, टायर 3। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनका काम क्या है। मॉड्यूल 67 में जो MCQs इंपॉर्टेंट अगर उनकी बात की जाए तो मैसेजिंग एप्लीकेशन, इनकी मैसेजिंग के लिए जो हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं या जिसमें ईमेल वगैरह भी आ जाता है, तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करते हैं, SMTP उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पर अदर प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर और भी बताए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 68 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वॉइप यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी टाइप्स में आ जाते हैं सॉफ्ट फ़ोन जो कि P2P को यूज़ करते हैं, यानी कि पीयर टू पीयर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। इसी तरीके से एनालॉग टेलीफोन अडाप्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर। 71 में अगर देखें तो ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स क्या होते हैं, इनके दरम्यान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या शॉर्ट फॉर्म जिसकी URL है, ये क्या होता है, ये बेसिकली लिंक होता है। कोई भी लिंक, जैसे आपके पास किसी ग्रुप का लिंक आता है व्हाट्सएप के ज्वाइन करने के लिए, तो वो जो बेसिकली लिंक होता है पूरा, वो क्या होता है, URL होता है वो। और URL का जो कलर होता है, ये आप लोग इंटरनेट से देख लीजिएगा, ये लास्ट टाइम पूछा गया था MCQ के, जो भी हमारे पास लिंक होता है या URL होता है उसका कलर क्या होता है। इसके लिए अगर हम MCQ के लिहाज से देखें तो लेवल 1 हेडिंग के लिए हम कौन कौन से हेडर यूज़ करेंगे, H1 और H2 यूज़ करेंगे। पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, P और /P यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है। आपसे अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको ये लिखना होगा वहाँ पर। हमारे पास टैग्स होते हैं A और /A, ये इनको क्या कहा जाता है, एंकर टैग्स कहा जाता है। मॉड्यूल 74 में सिर्फ याद करने वाली सिर्फ इतनी बात है कि जो हमारे पास टैग है बी के नाम से, इसका यूज़ क्या है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है HTML के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मॉड्यूल 78 की तो हमारे पास नेटवर्क्स की लेयर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। नेटवर्क्स की लेयर बेसिकली कितनी होती है, 4 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक नेटवर्क लेयर और एक लिंक लेयर। अगर इनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा यूज़ बता दूँ तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, बेसिकली ये मैसेज को प्रिपेयर करती है, यूज़र से मैसेज लेकर उसको क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर आगे क्या करेगी, मैसेजेस को चॉप कर देगी, यानी कि उनको पीसीस के अंदर डिवाइड कर देगी और ट्रांसपोर्ट कर देगी आगे नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, जो उसने मैसेज लिया है डिवाइड हुआ, यानी कि चॉप्ड मैसेज जो उसने लिया है ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसको क्या करेगी, हर मैसेज को क्या करेगी, एक एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। प्रोवाइड करने के बाद एड्रेस उसको वो आगे ट्रांसफ़र कर देगी लिंक लेयर को। लिंक लेयर क्या करेगा, आगे जितने भी पैकेट्स बने होंगे हमारे पास उनको आगे डिलीवर कर देगा। यही बात नीचे वाले पैराग्राफ में बताई गई है। ये वाला पैराग्राफ है जो, इसमें यही बात बताई जा रही है आपको, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मॉड्यूल 80 की अगर बात की जाए तो OSI मॉडल है, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, 8 लेयर्स होती हैं इसकी। ये MCQ में पूछा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किससे यूज़ होता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। UDP क्या चीज़ है, यूज़र डाटाग्राफ प्रोटोकॉल, इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए। TCP और UDP के अंदर डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। ये डिफरेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है पैराग्राफ्स की फॉर्म में, इस पेज पे और नेक्स्ट पेज के अंदर। अगर आपको यहाँ से समझना है तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कमेंट बनाया हुआ है, इसको आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ये भी TCP और UDP के डिफरेंस है। ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है या इसके अंदर से कोई MCQ आ सकता है। अलावा मॉड्यूल 81 की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये। इसके अंदर आपको बेसिकली अटैक्स के बारे में बताया गया कि कितने तरह के अटैक्स होते हैं, जिसमें मालवेयर आ जाता है हमारे पास, वायरस आ जाता है, वोम आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स आ जाता है। इन सब की आपको डेफिनेशन बताना चाहिए। स्पाईवेयर क्या होता है, जिसको कि स्निफिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर ये किसी यूज़र के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो सिस्टम में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पर ये क्या करता है, नज़र रखता है। कि ये नज़र इस तरह से रखता है कि कौन सी ऐप किस टाइम ओपन की गई, कितनी देर ओपन की गई, उसके अंदर अगर कोई ब्राउज़र ओपन किया गया तो उसके अंदर किस किस टाइप की सर्च की गई,
ये सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रखता है अपने पास स्नीफिंग सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर। इस तरह फिशिंग है। फिशिंग क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो फिशिंग इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली बाय सिंपली आस्किंग फॉर इट, यानी कि किसी यूज़र से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना बेसिकली उससे मांगते हुए। अब अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो फिशिंग अटैक्स बेसिकली किए जाते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना भी जाऊँ तो यूज़र क्या करता है कि यानी कि जो फिशिंग अटैक को परफॉर्म कर रहा है वो एक फेक लिंक जनरेट करेगा किसी भी वेबसाइट का, यानी कि जैसे समझ लें आप कि फेसबुक के लॉगिन पेज का किसी ने फिशिंग लिंक जनरेट किया, तो जब वो किसी आगे यूज़र को सेंड करेगा तो जैसे ही वो अपना डाटा उसके अंदर एंटर करेगा तो वो तो बेसिकली होगा एक फ़ेक लिंक ना, फेक पेज होगा वो फेसबुक का लॉगिन पेज का। तो जब उसने अपना वहाँ पर आईडी पासवर्ड डाला तो उसका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होने की बजाय क्या होगा कि उसका जो आईडी और पासवर्ड था वो जिसने फिशिंग लिंक जनरेट किया उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह हम लोग डोज की बात करें, डेनियल ऑफ सर्विसेज, और इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है डोज, एक होता है डी डोज। डोज कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विसेज को, जो डी डोज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि अब जिस तरह देखा जाए कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है हमारे पास, रिज़ल्ट की वेबसाइट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसके अंदर मुख्तलिफ यूज़र्स एक ही टाइम में उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से कभी कभी वेबसाइट चल जाती है, क्रैश हो जाती है और ओपन ही नहीं होती। तो इसी तरह डोस भी एक तरह का अटैक है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी वेबसाइट को स्लो किया जाता है, खुद स्लो किया जाता है किसका यूज़ करके, डोज अटैक का यूज़ कर। तरह फायरवॉल क्या होती है, स्पूफिंग क्या होता है, स्पैम फिल्टर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, इसके बारे में आपको टोटल पता होना चाहिए। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस का आपको पता ही होगा, वायरसेस को डिटेक्ट करना और उनको अपने सिस्टम में से रिमूव कर देना, ये फंक्शन होता है। मॉड्यूल 84 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं उनकी डेट्स, यानी कि कंप्यूटर फ्रॉड एक्ट कब हुआ पास, 1984 में हुआ। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी लॉ पाकिस्तान में कब आया था, 2016 में आया था। ये डेट्स आपको पता होना चाहिए। और ये अटैक्स की टाइप्स लिखे यहाँ पर, यानी कि हमें हमारी सिक्योरिटी को किन किन चीज़ों से खतरा है, हैकिंग से खतरा है, फिशिंग से खतरा है, मैलवेयर से, हैकिंग टूल से, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड से, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट से। और ये कुछ लाज, ये जितने भी लाज हैं आपके पास, पेज नंबर 158 है यहाँ मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से लाजमी एमसीक्यू पूछा जाएगा कोई ना कोई। टेलीग्राफ एक्ट कब पास हुआ था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब आया था हमारे पास पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस किस सन में पास हुआ, यह सब लिखा जाएगा। मशीन साइकिल की आगे 3 उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं कि मशीन साइकिल के कौन से 3 स्टेप है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फैच करना, यूज़र से लेना, उसको डिकोड करना इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। मॉड्यूल 90 में हमें वाइल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। जितनी भी लूप्स आ रही हैं आपके या स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जैसे वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फोर लूप हो गया। फोर लूप मेरा ख्याल इसमें नहीं है, लेकिन वाइल और डू वाइल का स्ट्रक्चर आपको इसका खाली सिंटेक्स याद होना चाहिए। अगर हम लोग सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड का जो बेसिक सिंटेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कि डेफ ग्रीटिंग्स आएगा सबसे पहले, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको ये लिखना होगा अंदर। मॉड्यूल 99 की अगर बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मुझे खुद क्वेश्चन आया था लूप एग्जीक्यूशन की एग्जाम्पल का। इसके अलावा मॉड्यूल 100 की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल CS101 के। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।